हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के पहले हमने 2 पार्ट्स अपने कवर कर चुके हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर लगाने में, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में। ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो का, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से मैंने सभी को बाकायदे फुल आंसर के साथ समझाया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें कि कहा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे में से जिसमें से 4 हमें दिए गए हैं, इन टॉपिक्स में से 2 कंप्लीट करने हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, रेखीय एवं कोणीय तरंग फलन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड n/p रेशियो। थर्ड दिया हुआ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड फोर्थ दिया हुआ है मास डिफीट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन चारों में से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड मास डिफीट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएससी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में। इस वजह से हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। और तुम लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आगे की वीडियो को देखो। इस वीडियो के पहले हमने जो 2 पार्ट्स कवर करे हैं उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से तुम लोग चेकआउट कर लेना और उस वीडियो को ध्यान से देखना। और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, कि इसकी हिंदी होती है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अब देखो इसमें होता क्या है, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था इस प्रिंसिपल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज़ इम्पॉसिबल। तो इस प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर कोई, ये हमारा न्यूक्लियस एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, इसके अगर चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये तुम्हारा एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी सेम टाइम पे, इनकी तुम न पोजीशन बता सकते हो, अगर तुमने पोजीशन इनकी बता दी है तो ये उस जगह पे नहीं पाए जाएंगे। मतलब कि अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेम टाइम पे उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो अगर, तो उसकी स्पीड ज़्यादा या कम हो जाएगी, उसकी स्पीड में एरर आ जाएगा। अगर तुमने उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर लिया है तो उसकी जो पोजीशन होगी उसमें एरर आ जाएगा। तो देखो, जैसे पहला था मोमेंटम मेजर एरर, यानी डेल्टा पी में एरर को हम डेल्टा पी से शो करते हैं, एंड पोजीशन मेजर एरर को हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं। इन्होंने ये फार्मूला दिया था डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स, या तो ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा, या तो बराबर होगा किसके, h/4 के। डेल्टा पी तुम्हारा क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, एंड डेल्टा एक्स तुम्हारी वेलोसिटी है। एंड व्हेन पी यानी मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है p = mv, अगर तुम रखते हो तो डेल्टा एक्स इंटू में यानी तुम्हारी वेलोसिटी इंटू में डेल्टा m इंटू mv ज़्यादा होगी h/4 की वैल्यू से, या फिर बराबर होगी। अब देखो, वेयर डेल्टा वी इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर डेल्टा वी एरर आता है वेलोसिटी में, तो तुम्हें एज्यूमिंग मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तुम्हें जो मास को, जो तुम्हें अगर तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में डेल्टा वी एरर आता है, तो तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर तुम्हारे वेलोसिटी में एरर आता है तो ये तो तुम्हारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसमें इन्होंने कहा था कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम सेम टाइम पे उसकी वेलोसिटी अगर डिटरमाइन कर लें तो उसकी क्या पोजीशन में एरर आ जाएगा, या तो अगर पोजीशन अगर हम सही अगर पता कर लें तो उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाएगा। ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब सेकेंड टॉपिक था हमारा मास डिफीट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, मास डिफीट क्या था। मास डिफीट है द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस मेकिंग
8। अब देखो इसको ध्यान समझना। देखो एक जो तुम्हारा एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो देखो अगर कोई तुम्हारा एटम है वो अगर टूट चुका है, उसके सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हैं, इन सब से मिल के इन सब का जो मास होगा वो, जब अगर हम इन सबको इकट्ठा करके एक एटम में बंद कर दें और वहाँ पे एटम को जोड़ के जो एटम बनेगा उसके मास से क्या होगा? ज़्यादा होगा इनका मास। जबकि जब अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो उनका मास ज़्यादा होगा, और अगर इन सबको जोड़ के एक एटम बना देंगे तो उस एटम का मास जो होगा इसके मास से कम होगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं को तो हम जोड़ के ये बना दे रहे हैं, तो इसका मास हमारा सेम आना चाहिए, इसके बराबर। बट क्या होता है कि जब इनको हम सारे को, जब ये अलग होते हैं, इनके मास को ऑब्जर्व करते हैं और जब इनके हम एटम बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इसका मास क्या होता है? कम हो जाता है। इस न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स। इन सबको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं मिला के? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मास जो है ज़्यादा है, ग्रेटर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ज़्यादा है, और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके जो देखो पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट है सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान कुछ मास क्या हो जाता है? डिसअपियर, यानी गायब हो जाता है। किसके रूप में? एनर्जी के रूप में। यही सेकंड पॉइंट है कि सम एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है कब? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने पे कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मास डिफीट का फॉर्मूला क्या है और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनने पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा एम क्या हो जाता है तुम्हारा? मास डिफीट के फॉर्मूला को डेल्टा एम कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। मास डेल्टा एम अगर तुम्हें निकालना है कितना मास गया है, तो न्यूक्लियॉन्स जो कि ज़्यादा होता है उससे तुम क्या करोगे? न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखो न्यूक्लियॉन्स को हम देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक एटम है जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। ए क्या है? ए इसका क्या हो गया? एटॉमिक मास क्या हो गया? ए हो गया। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया, जेड को नोट करेंगे। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम डिनोट करेंगे जेड से। एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूट्रॉन्स का अगर निकालना है तो न्यूट्रॉन्स ए यानी तुम्हारा एटॉमिक मास से हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर को माइनस कर देने पे हमारा क्या निकल आता है? न्यूट्रॉन्स निकल आता है। अब देखो न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस के मास को हम माइनस कर देंगे तो न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियॉन्स का किससे बने होते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और न्यूक्लियस किससे? न्यूक्लियस तो मास ऑफ न्यूक्लियस रख देंगे इसकी जगह पे। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हम क्या लिख देंगे? जेड एम पी। जेड मतलब क्या हो गया? जेड यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन का, तो ये इसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो जेड एम पी प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या लिखते हैं? ए माइनस जेड लिखते हैं। ए माइनस जेड यानी तुम्हारा एटॉमिक मास से हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देते हैं और उसके बाद क्या लिख देंगे? एम एन लिख देंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में। अगर न्यूक्लियस को हम क्या माने हैं? एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पे एम एक्स लिख देंगे, माइनस कर देंगे न्यूक्लियस को। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एक्स। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो क्या होती है? वो कितनी होती है? द एनर्जी रिलीज डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत फेमस है, आइंस्टीन का दिया हुआ फार्मूला है एनर्जी के लिए। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम मतलब ये तुम्हारा पूरा फार्मूला यहाँ पे उतर जाएगा डेल्टा एम की जगह पे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम एक्स, और सी स्क्वायर का हम यहाँ सी स्क्वायर लगा देंगे। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया एनर्जी रिलीज़ का, और ये तुम्हारा फार्मूला हो गया डेल्टा एम का। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही सिंपल होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमने यहाँ पे मास डिफीट में क्या किया था? यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि इससे इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम किसी न्यूक्लियस को बना रहे हैं, जब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ते हैं तब हमारा बनता है एक न्यूक्लियस,
और अगर हमको किसी न्यूक्लियस को बनाना होता है तो हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि ये न्यूक्लियस बन जाए हमारा। तो ये चीज़ वही कह रहा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमें इसको अगर सेपरेट करना है तो कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये एक हमारा न्यूक्लियस बन जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी के उस अमाउंट को देना हमें पड़ता है जो कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करके न्यूक्लियस बनाता है। मतलब एनर्जी की वो अमाउंट जो कि किसी न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के न्यूक्लियस बनाती है, उसे क्या कहते हैं? हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मोर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मोर स्टेबल न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा किसी एटम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को रोकने की या फिर अपने अंदर रखने की क्षमता होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये आज हमारे 3 टॉपिक्स थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मास डिफीट एंड तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4th नंबर, जिसमें कि हम फाइजान रूल्स का पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो से कुछ भी तुम्हें जानने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।